टॉपिक अपना वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज, यही टॉपिक स्टार्ट करना था ना। वाइंडिंग अप कंपनी का मतलब होता है कि कंपनी की जब लाइफ एंड खत्म होने पे जाती है, एंड ऑफ द बिजनेस नोन एज द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी की प्रॉपर्टीज यूजेस इन द फेवर ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड मेंबर्स ऑफ द कंपनी नोन एज द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं शेयर होल्डर के फेवर में यूज कर ली जाती हैं, तो कंपनी का बिजनेस जब खत्म हो जाएगा उसको बोलते हैं वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनीज। वाइंडिंग अप में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी? एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए कंपनी इंक्लूडिंग इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट दैट आर कंप्लीटेड। जब किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने किया था, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट किया था 10 साल कंपनी चलेगी, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता तो कंपनी वाइंड अप करनी ही पड़ती है। अगर डायरेक्टर ने कंपनी के शेयर होल्डर ने डिसाइड किया था अभी इतने टाइम बाद कंपनी बंद करेंगी तो भी चलेगा, कंपनी एग्रीमेंट पे चल रही तभी कंपनी बंद होगी। अगर कंपनी की एसेट्स को सोल्ड कर दिया जाएगा, मीन्स बेच दिया जाएगा, तब भी कंपनी बंद होने के कगार पे जाती है। कई बार कंपनीज को वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट भी कर दिया जाता है। अगर कोर्ट को लगता है कि बिजनेस प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा तो भी वाइंडिंग अप हो सकती है। वाइंडिंग अप तब भी हो सकती है अगर कंपनी लगातार लॉस में से आ रही हो, कंसिक्वेंटली लगातार, मीन्स उनको लगता है कि लॉसेज होते चल रहे हैं कंपनी में, तो भी वाइंडिंग अप हो सकती है। फिर आपको पूछ रहे हैं डेफिनेशन ऑफ वाइंडिंग अप, वही जब कंपनी का प्रॉपर बिजनेस खत्म हो जाता है, उसकी एसेट्स में बेचकर फेवर ऑफ द डायरेक्ट मीन्स फेवर ऑफ द शेयर होल्डर कर दी जाती है, तो उसको वाइंडिंग अप बोलेंगे। मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब होता है जब कंपनी आफ्टर वाइंडिंग अप के बाद ऑप्शन ये भी होती है कि बिजनेस को दोबारा से चला भी सकते हैं, लेकिन वाइंडिंग अप होने के बाद जब कंपनी को किसी और नाम के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाए, या फिर कंपनी का सारा नेम एंड खत्म कर दिया जाए, या फिर उसके बाद होता है भी कंपनी के साथ अमलगामेट या मर्जर कंडीशन में खत्म, मीन्स आपकी कंपनी का नेम ही खत्म हो जाए, तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। आपकी कंपनी को कोई पर्सन और अंडरटेक कर लेता है तो भी उसको हम डिसोल्यूशन मानेंगे, मीन्स आपका नाम खत्म हो जाएगा, आपकी कंपनी किसी और नेम से आगे चलनी स्टार्ट होगी। डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। वाइंडिंग अप में क्या होगा, कंपनी में जब भी सारी कंपनी का बिजनेस बंद हो जाएगा, बिजनेस क्लोज हो जाएगा, तो वो वाइंडिंग अप होती है। वाइंडिंग अप के बाद ही डिसोल्यूशन स्टार्ट होता है, जब कंपनी को बिल्कुल लिक्विडेट लेवल में ले जाते हैं कि उसका जो नेम था वो भी खत्म, उसके जो शेयर होल्डर्स मेंबर थे वो भी सब खत्म हो जाते हैं, और कंपनी का नाम खत्म, मीन्स वो बिजनेस बिल्कुल दोबारा से चलने के लायक नहीं रहता, उसको फॉर्म को बोलेंगे हम लोग डिसोल्यूशन। कंडीशन फॉर द समरी ऑफ वाइंडिंग अप। कौन सी कंडीशंस हैं भी, अगर आपको लगता है कि हाँ कंपनी वाइंडिंग अप में जा सकती है, कुछ कंडीशंस इन्होंने क्लियर की हैं। इन केस ए फर्म हैज टेकन डिपॉजिट, टोटल आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट टू डू नॉट एक्सीड 25 लाख। अगर कंपनी 25 लाख से ज्यादा के डिपॉजिट लेके बैठी होती है और पैसे वापस लगातार कर ही नहीं पा रही है, परमानेंट पेमेंट इनेबिलिटी में जाती है, उसको लगता है कि पैसे वापस कर नहीं पा रहे, तो जो भी क्रेडिटर होंगे वो केस लगा सकते हैं, पैसा लगातार नहीं मिल रहा तो कंपनी वाइंडिंग अप में जा सकती है। अगर कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड कर ले जाए, शेयर होल्डर को लगे कि हाँ कंपनी बंद करवानी है, तो भी कंपनी बंद करवा दी जाएगी। उसके बाद अगर कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, अगर वो बिजनेस करने में लगातार फेल हो रही है, अगर प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, लॉस ही लॉस हो रहे हैं, तो भी कंपनी वाइंडिंग अप होगी ही होगी। अगर कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, मीन्स अगर कंपनी की पेड कैपिटल 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, बिजनेस प्रॉपर तरीके से नहीं चलता, तब भी कंपनी को वाइंडिंग अप में लेके जाना पड़ता है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि जब भी कंपनी वाइंडिंग अप करेगी उसका प्रोसेस क्या है। फर्स्ट, कंपनी जब वाइंडिंग अप करने जाएगी तो एक लिक्विडेटर पर्सन को हायर करती है। लिक्विडेटर पर्सन वो पर्सन होता है जो कंपनी में लिक्विडेशन लेवल में ले जाने के लिए कंपनी की हेल्प करता है। वो पर्सन क्या बोलेगा, पहले तो कंपनी के जितने भी पर्सन जिन्होंने कंपनी से पैसा लेना है, सभी को एक कॉल करता है कि जिन जिन लोगों के पास मतलब कोई भी सर्टिफिकेट्स हैं एज ए प्रूफ कि कंपनी से पैसा लेना है, तो हमारे पास इतने टाइम में, मीन्स विद इन 1 मंथ है, जो भी टाइम वो पीरियड वो प्रोवाइड करेगा, उन सबसे वो प्रूफ मांगेगा कि कंपनी के पैसे देने। क्योंकि बहुत सारे लोग जब कंपनी बंद होने जाएगी तो बहुत सारे लोग ऐसे भी निकल के आ जाते हैं कि हमने भी पैसे लेने हैं। वो सबसे पहले प्रूफ मांगेगा, उनकी लिस्ट रेडी कर लेगा कंपनी ने एक्चुअल में किसका कितना कितना पैसा देना है। उसके बाद वो कंपनी की सारी एसेट्स को सेल करता है, जितनी भी कंपनी की फिक्स एसेट्स होंगी, करंट एसेट्स होंगे, उनको सेल करने के बाद पैसा इकट्ठा करेगा। पैसा इकट्ठा करने के बाद सबसे पहले पैसे कंपनी के अगर कोई क्रेडिटर हैं जिनसे कंपनी ने उधार में सामान खरीदा था उनको पैसे देगा। उसके बाद कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स, अगर कंपनी में प्रेफरेंस होल्डर है फिर उसके बाद उनको, नहीं है तो लास्ट में जो पैसा बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को देके कंपनी में काम खत्म कर दिया जाता है। जो लिक्विडेटर होता है पर्सन, वो कंपनी में से कंपनी को लिक्विडेट करने के लिए कमीशन बेस पे काम करता है। उसका जो कमीशन होता है 2% होता है, मीन जितनी जितनी एसेट्स बेचता चला जाएगा उसमें से 2% अपना हिस्सा अपना रखता चला जाता है। पावर ऑफ द ऑफिशियल लिक्विडेटर, जो कंपनी में ऑफिशियल लिक्विडेटर जिसको आप हायर करेंगे, वो कंपनी के टोटल
जो भी काम होंगे अपने हैंड में ले लेता है। मीन्स कंपनी के सभी पर्सन्स की जो भी एसेट्स उसेट्स हैं सब अपने पास ले जाएगा, उन सब चीजों को बेच देगा। जिन जिन लोगों के पास प्रूफ है उन लोगों को ही पेमेंट करने की पावर्स होंगी। अगर किसी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो किसी भी बंदे से वो इंफॉर्मेशन भी ले सकता है। ड्यूटीज ऑफ द ऑफिशियल लिक्विडेटर की ड्यूटी ये भी होती है कि जो जो एसेट्स वो बेचता चला जाएगा, जितना पैसा इकट्ठा करता चला जाएगा, जो जिस चीज को पैसे देता चला जाएगा, उन सभी चीजों की रिपोर्ट बना के रिपोर्ट जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट करने की जिम्मेवारी भी लिक्विडेटर की ही होती है। वाइंडिंग अप ऑर्डर, जब ऑफिशियल लिक्विडेटर को लगता है कि हाँ कंपनी का सारा काम उसने खत्म कर दिया तो वाइंडिंग अप ऑर्डर निकाल सकता है, पैसे देना स्टार्ट करेगा, कंपनी का काम खत्म कर देगा। हु कैन फाइल ए वाइंडिंग अप पिटीशन, कौन कौन पर्सन जो है कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। मीन्स अगर केस लगाना हो तो किस तरह से कौन कौन पर्सन लगा सकते हैं। अगर कंपनी ही चाहे कंपनी को बंद करना है तो भी कहा था कंपनी बंद हो सकती है, वाइंडिंग अप हो सकती है। दूसरा, कंपनी के डेप्टर्स, जिन लोगों से कंपनी ने पैसा लेना है। वैसे डेप्टर्स तो नहीं होते हैं, क्रेडिटर्स ही होते हैं, क्रेडिटर्स पर्सन होते हैं। डेप्टर को हटा के क्रेडिटर लिखिए। अगर क्रेडिटर को लगता है कंपनी हमारे पैसे देने में फेल कर देगी, डेप्टर काट दीजिए। डेप्टर तो होते हैं जिनसे कंपनी ने पैसा लेना है, तो कंपनी ने तो पैसा लेना, वो क्यों बंद करवाएंगे कंपनी, क्रेडिटर्स ही बंद करवा सकते हैं। क्रेडिटर्स को अगर लगता है कि उनके पैसे लगातार डेप्ट जो है फेल हो रहे हैं, कंपनी पे नहीं कर पा रही, तो कोर्ट में केस लगा सकते हैं। एनी डोनेशन और डोनेशंस, अगर कंपनी के कोई भी डोनेशन हैं लगातार पेंडिंग चले आ रहे हैं, उनको लगता है कंपनी पे ही नहीं कर रही क्योंकि कंपनी ने लेकिन पास करके दिखाया हुआ है कि हम हर साल इतना डोनेशन दे रहे हैं, लेकिन वही डोनेशन वाली कंपनी अगर बोल दें कि हमें एक भी पैसा नहीं मिल रहा तो भी वाइंडिंग अप हो सकती है। इट इज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, अगर कंपनी को कोई भी गवर्नमेंट, चाहे जिसका स्टेट में कंपनी लगी हुई है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, अगर उनको लगता है कि कंपनी बंद करनी है तो बंद किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। रजिस्ट्रार अथोराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द पर्पस, जिस रजिस्ट्रार पर्सन को, जैसे कि हम बोलेंगे गवर्नर पर्सन को जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने हायर किया हुआ, अगर उसको लगता है कि ये कंपनी लगातार लॉस में है या फिर इन नॉट फेवर इन दी पब्लिक के फेवर में काम नहीं कर रही है, तो कभी भी कंपनी को बंद करवा सकते हैं। इसके अलावा कंपनी को बाय दी वाइंडिंग ऑफ द कोर्ट, अगर कोर्ट को भी लगता है कि लगातार कंपनी फेल टू पे इन डेब्ट्स, कंपनी अपने डेब्ट्स को पे नहीं कर पा रही है, या फिर कंपनी में जो डायरेक्टर्स हैं वो अनसाउंड माइंड हो गए हैं, या फिर कंपनी में जो पर्सन हैं वो इंसॉल्वेंट हो, दिवालिया घोषित हो चुके हैं, तो कंपनी बंद हो जाती है। मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है कंपल्सरी वाइंडिंग अप, जब पक्के तौर पे सब लोगों को लगता है कि कंपनी बंद करनी जरूरी है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कि कंपल्सरी। सभी शेयर होल्डर ने सहमति मानी कि हमने जिस टारगेट बेस पे या जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कंपनी को चलाया था वो टारगेट या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, तो कंपल्सरी वाइंडिंग अप होती ही होती है। कभी भी शेयर होल्डर्स को नहीं बोल सकते हम दोबारा कैरी करूंगा, क्योंकि आपने एग्रीमेंट या जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो जब खत्म होगा तो कंपल्सरी वाइंडिंग अप होती है। या फिर कंपल्सरी वाइंडिंग अप दी कोर्ट भी बोल दे कि पक्के तौर पे कंपनी बंद होनी चाहिए तो कंपनी बंद होगी। दूसरा है लिक्विडेशन अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्सी, अगर कंपनी में इंसॉल्वेंसी लेवल कम क्रिएट हो जाता है, मींस कंपनी लिक्विडेट होना स्टार्ट हो जाएगी, अगर कंपनी में दिवालिया घोषित हो जाएगी, तो किसी के पैसे दे नहीं पा रही, बैंकरप्सी मींस बैंक से पैसा लिया होता है बैंक का पैसा वापस नहीं कर पा रही है, तो कंपनी लिक्विडेट होगी ही होगी। व्हाट इज द लिक्विडेशन, लिक्विडेशन का मतलब होता है जब कंपनी अपना लगाए हुए पैसे को प्रॉपर यूज नहीं कर पाती, लगातार उस पैसे से प्रॉफिट कमाने की जगह लॉस में जाती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विडेशन। किसी का पैसा जब आप प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं तो उसको बोलते हैं लिक्विडेशन। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप लिए कौन कौन से पॉइंट होने जरूरी है। सबसे पहले एज रिगार्ड्स ऑफ द कंपनी इटसेल्फ, अगर कंपनी को खुद लगता है कि हम लोग अब कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, बिजनेस प्रॉपर नहीं चल सकते हैं, या जो लोग हैं मॉडर्न हो गए हैं, जो हमारा बिजनेस था वो ओल्ड था, या उसके हिसाब से हम नई टेक्निक्स नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं, तो कंपनी बिजनेस बंद करवा सकती है। एज द रिगार्ड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, अगर शेयर होल्डर ही हाथ जोड़ के बोलने लगे भाई अब हमने पैसा नहीं लगाना, हमारे पैसे वापस करो, तो कंपनी को बंद होना पड़ता ही। एज द रिगार्ड्स ऑफ द मैनेजमेंट, अगर कंपनी के मैनेजमेंट में जो पर्सन्स हैं, डायरेक्टर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, उनको भी लगता है कि कंपनी अब बिजनेस चलाने में फेल हो रही है, लगातार लॉस में जा रही है, तब भी कंपनी बंद होगी। एज रिगार्ड्स ऑफ द डिस्पोजल ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टीज, अगर कंपनी की प्रॉपर्टीज खत्म होती चली जा रही है, मीन्स वाइड होती चली जा रही है, कंपनी में जो काम प्रॉपर तरीके से बोले गए थे लेकिन हुए ही नहीं है, रजिस्टर को लगता है कंपनी बंद होगी, तो कंपनी वाइड होने के बाद बंद होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आता है कंपल्सरी वाइंडिंग अप, अगर कंपनी को पक्के तौर पे किसी कंपनी में बंद करना है, सभी शेयर होल्डर को लगता है कंपल्सरी वाइंडिंग अप करना है, तो कंपनी में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी में पास किया जाएगा, सभी शेयर होल्डर को बुलाया जाएगा, जो पर्सन वोटिंग करते हैं, मीटिंग बुलाई जाएगी, मीटिंग में वोटिंग करने के बाद स्पेशल रेजोल्यूशन में इन फेवर ऑफ 80% वोटिंग, अगर 80% फेवर वोटिंग होती है
तो सभी शेयर होल्डर को लगता है कि हाँ बिजनेस बंद होना चाहिए या कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, तो कंपनी कंपलसरी वाइंडिंग अप हो सकती है, क्योंकि सबकी सहमति होती है उसमें कि वाइंडिंग अप अभी हमने करनी ही करनी है। हाँ, शेयर होल्डर उसमें ना माने कि बिजनेस कैरी फॉरवर्ड करना है, ये बिजनेस आगे चल सकता है, तो वाइंडिंग अप करने की जरूरत नहीं होती। जब कंपलसरी वाइंडिंग अप होगा तो जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे वो मिलकर एक लिक्विडेटर को हायर कर लेंगे, किसी एक बाहर के पर्सन को बुलाएंगे, उसको लिक्विडेटर हायर करेंगे, उनकी अपनी सारी पावर सीज हो जाती है। जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे, डायरेक्टर, सबकी पावर सीज होकर ट्रांसफर टू दी लिक्विडेटर। लिक्विडेटर ही डिसाइड करता है कंपनी को किस तरह से अभी बंद करना है। वो सबसे पहले सबकी कंपनी के एसेट्स सारी बेचेगा, जो भी एसेट्स किसी शेयर होल्डर ने ली हुई हैं उससे अपने पास वापिस मंगवाएगा, प्रूफ मंगवाएगा, जिसने कंपनी के जितने पैसे लेने हैं उनसे प्रूफ लेने के बाद सबके पैसे देना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले पैसा क्रेडिटर्स को, फिर अगर मान लो बैंक वगैरह तो उनको, उसके बाद डेप्टर्स को, डिवेंचर होल्डर्स को, फिर प्रेफरेंस को, लास्ट में जाके इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा देगा। हाँ, अगर पैसा कम भी पड़ जाए कंपनी बंद करने पे तो वो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को बोल सकता है कि पैसा हमें और दीजिए ताकि हम कंपनी बंद करवा सकें। उसके बाद है स्पेशल रेजोल्यूशन बाई, वही दोबारा पॉइंट आ गया कि स्पेशल रेजोल्यूशन बाई कंपनी, अगर कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेती है तो वो कंपनी बंद होगी। थर्ड पॉइंट है एक्टिंग अगेंस्ट सॉवरेनिटी एंड इंटरफेरेंस। अगर कोई कंपनी इंडिया के फेवर में काम नहीं कर रही होती, इंडिया कंट्री ने बोला कि आप इंडिया के फेवर में ही काम करेंगे, मीन्स इंडिया में ही रह के पाकिस्तान कंट्री या फिर जो इंडिया की जो एनिमी कंट्री है उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, या फिर इंडिया के फेवर मीन्स इंडिया के खिलाफ कोई ऐसा काम कर रहे हैं, आतंकवादी बन रहे हैं, आप जैसे बोलेंगे कोई खालसा फोर्स चला रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी हो जाए तो गड़बड़ हो सकती है, तो आपको ये कंपनी बंद करनी पड़ेगी। कंपनी बिकमिंग ए सिक कंपनी, अगर कोई कंपनी सिक हो जाए मीन्स बीमार हो जाए, उदास हो जाए, तो वो कंपनी को भी बंद करना जरूरी होगा। सिक का मतलब ये नहीं उसको बुखार हो जाए केरोसिन गोली दे दो भी चल पड़ेगी, ऐसी नहीं कंपनी। मीन्स लगातार अगर वो प्रॉफिट नहीं कमा सकती, पिछले लगातार 5 साल या 10 साल से प्रॉफिट कमा ही नहीं रही है कंपनी, तो वो कंपनी ऑटो मोड पे बंद होगी ही होगी। फिर इसके बाद आपके पास पॉइंट इन्होंने वाइंडिंग अप में दिया है, कंडक्टिंग अफेयर्स इन दी फ्रॉडलेंट मैनर। अगर कंपनी का बिजनेस एक फ्रॉड बेस पे होना चाहिए, जो कंपनी के डायरेक्टर। अगला पॉइंट आपके पास था कंडक्टिंग अफेयर्स इन दी फ्रॉडलेंट मैनर्स। अगर कंपनी का बिजनेस फ्रॉड बेस पे चलना स्टार्ट हो जाए, मींस कंपनी के डायरेक्टर्स लगातार अपनी बोरिंग पावर्स को गलत यूज करते हैं, मींस फ्रॉड यूज करना स्टार्ट करते हैं, तो भी कंपनीज बंद होने स्टार्ट होंगी। डिफॉल्ट इन सबमिटिंग एनुअल रिटर्न्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर कंपनी लगातार पिछले 5 साल से अपनी एनुअल रिटर्न सबमिट नहीं कर पा रही है, कुछ भी रीजंस हों, तो भी कंपनी बंद होनी स्टार्ट हो सकती है। जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स, अगर कोर्ट के पास केस गया हुआ है एज ए न्याय बेस पे, अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, एज ए इक्विटेबल लोगों को पैसा मिलना चाहिए, जिस पर्सन ने ऐसा केस लगाया, तो कंपनी बंद भी हो सकती है। कंप्लीट डेडलॉक इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी के मैनेजमेंट में सारे पर्सन भाग जाएं, डेडलॉक हो जाए, भी अभी कंपनी को चलाने के लिए कोई पर्सन बचा ही नहीं, उनको ऐसा लगता है कि कंपनी चलाने का बेनिफिट नहीं है, सब लोग छोड़ के जाना स्टार्ट कर दें और नए पर्सन कंपनी में आ ही नहीं रहे हैं, तब भी कंपनी के मैनेजमेंट में फेल होने की वजह से भी कंपनी बंद हो जाए। फेलियर टू कंपनी मेन ऑब्जेक्ट, कंपनी जिस ऑब्जेक्ट के साथ स्टार्ट हुई थी कि हम लोग नॉर्मल जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस से हटके कंपनी कोई ऑपोजिट बिजनेस करना चाहती है जो इंडिया के फेवर में नहीं है या फिर लोगों के फेवर में नहीं है, तब भी कंपनी बंद होगी। रिकरिंग लॉसेस, अगर कंपनी लगातार लॉस क्रिएट करती है पिछले लगातार 5 साल से, तब भी कंपनी बंद होगी। अग्रेसिव और ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ द मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, जो मेजॉरिटी वाले शेयर होल्डर हैं जिनमें कंपनी सबसे ज्यादा शेयर होल्डर्स शेयर पैसे लगाए होते हैं, पैसे खरीदे होते हैं, अगर उनकी अग्रेसिव अप्रोच हो जाएगी, उनको लगे कि हाँ हमें यहाँ पे पैसा लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए, अब जिसने सबसे ज्यादा पैसा लगाया अगर वो पैसा ही वापस ले लेगा तो कंपनी एकदम से धड़ाम डाउन हो जाएगी, तब भी कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी फॉर फ्रॉडलेंट और इलीगल पर्पस, कंपनी रजिस्टर्ड ही इलीगल बेस पे हुई है, गवर्नमेंट के पास प्रूफ नहीं है लेकिन कंपनी बोलती है कि हमने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, इलीगल कंपनी होती है, तो ऐसी कंपनी ऑटो मोड पे ही बंद हो जाती है। पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों के फेवर में जब कोई कंपनी काम नहीं करती तो उस कंपनी को बंद करवाया ही जाता है। फिर आता है कंपल्सरी इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस, अगर कंपनी इंसॉल्वेंसी कंडीशन में आ जाती है, कंपनी को लगता है कि हम किसी पर्सन के डेब्ट पे करने में फेल हैं, हमारी कंपनी में बैंकरप्सी लेवल होना स्टार्ट हो गया कि बैंक का पैसा भी हम वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए भी कंपनी रेजुलेशन पास कर सकती है। 50% फेवर रेजुलेशन पास करेंगे, नॉर्मल रेजुलेशन, और कंपनी को बंद करवा दिया जाएगा। इस तरह की कंडीशन में कंपनी को पिटीशन एक दायर करनी होती है रजिस्ट्रार के पास कि हम कंपनी में
क्योंकि पहले तो कोर्ट से दिवालिया घोषित होंगे वो, उसके बाद कंपनी ऑटो मोड पे ही बंद हो जाती है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी हुई है तो इंसॉल्वेंसी छोड़िए। वॉलंटरी वाइंडिंग अप, वॉलंटरी वाइंडिंग होता है, जरूरी नहीं कि आपको कोर्ट में जाने की जरूरत है। जब सभी शेयर होल्डर खुद मानते हैं, अपनी मनमर्जी से बोलेंगे कि कंपनियां बंद करनी है, मीन्स कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, या कंपनी के जो बिजनेस चल रहे थे जितने टाइम के लिए थे वो कंप्लीट हो गए हैं, या फिर टाइम पीरियड ओवर हो गया है, तब कंपनी ऑटो मोड पे वॉलंटरी वाइंडिंग हो जाएगी। सभी शेयर होल्डर्स इकट्ठे मिलके आपस में ही डिसाइड करके कंपनी की एसेट्स को बेच के अपना पैसा लेके जब कंपनी को फ्री करते हैं उसको बोलते हैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप। मीन्स किसी बंदे को बुलाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ जनरल मीटिंग में डिसाइड कर लेते हैं कि अभी कंपनी हमारी बंद होने के टाइम आ गया कि हमें कंपनी खत्म करनी, तो खत्म कर भी दी जाती है। कौन सा वॉलंटरी में? यही दोबारा से इसमें है कि जब कब सभी शेयर होल्डर को लगता है कि आपस में मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि कंपनी बंद करनी है, या फिर जो कंपनी एग्रीमेंट पे स्टार्ट हुई थी, एट विल पे स्टार्ट हुई थी 5 साल 10 साल के लिए, वो टाइम पीरियड जब खत्म होगा तो कंपनी बंद होती ही होती है। एनुअल जनरल मीटिंग में पहले ही डिसाइड कर लेंगे, जो भी कंपनी के एसेट्स होंगे उनको कैश में लिक्विड लेवल में लेके आएंगे, उसके बाद सभी का पैसा देके कंपनी बंद कर दी जाती है। ये था आपका टॉपिक जो हुआ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, खत्म। अदर लीगल एस्पेक्ट्स, कंपनी में कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कुछ और भी एस्पेक्ट्स बने हुए हैं जो कंपनी में देखे जाएंगे। सबसे पहले आ रहा है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। वैसे तो मोस्टली जितने भी कंपनीज में शेयर्स होते हैं वो मार्केट में आईपीओ करके ही बेचने पड़ते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर करना पड़ता है, या फिर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कराने पड़ते हैं, तब कंपनी अपने शेयर बेचती है, तो पैसे इकट्ठे करती है। कई बार कंपनी इनसाइडर ट्रेडिंग भी कर लेती है। इनसाइडर ट्रेडिंग मीन्स बाहर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवाए बिना जब कंपनी अंदर ही अंदर पैसा इकट्ठा कर लेती है, उसको लगता है कि बाहर हमें शेयर बेचने की जरूरत नहीं है, अपने ही शेयर होल्डर्स को या फिर शेयर होल्डर को बोला क्योंकि पैसा लगाने वाले पर्सन को ले आओ, बिना स्टॉक एक्सचेंज को बताए लिस्टेड किए जब कंपनी पैसा इकट्ठा कर लेगी और शेयर बेच लेगी, उस प्रोसेस को बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। क्लियर हो गया भाई? नहीं भाई, तो कहाँ क्लियर होगा? सर इनसाइडर ट्रेडिंग होगा जब कंपनी विदाउट इन्फॉर्मेशन गिवन टू द स्टॉक एक्सचेंज, मीन अपने शेयर लिस्टेड करवाए बिना जब बेच देती है कंपनी अंदर प्रोसेस में ही, पब्लिक के लिए भी ऑफर नहीं की जाती और पैसे कंपनी के पास इकट्ठे हो जाएंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग में मटेरियल इन्फॉर्मेशन क्या होगा? कंपनी जो है पोटेंशियली इन्फ्लुएंस टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जब कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इन्फ्लुएंस करके उनको ही शेयर बेच देगी, या फिर उनके शेयर में आगे जो जान पहचान वाले लोगों को उनको शेयर बेच के पैसा इकट्ठा करती है, उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग का मटेरियल। कंपनी बाहर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती, इनिशियल पब्लिक ऑफर कभी भी नहीं निकाला जाता, ना ही कोई प्रोस्पेक्ट निकालते हैं। एक डॉक्यूमेंट निकालेंगे जिसको प्रोस्पेक्ट माना जाता है, जो लोग पैसा देने वाले होते हैं कंपनी में पैसा देके अपने शेयर होल्डर बन जाते हैं। इस तरह के प्रोसेस को बोलेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग के कंपनी को बेनिफिट क्या होते हैं? उनको वैरायटी ऑफ वर्क्स जो होते हैं वो करने की जरूरत नहीं होती, तो बेनिफिट होता है कि बहुत जल्दी पैसा कंपनी के पास इकट्ठा हो जाता है, ना ही उनको वेट करनी पड़ती है, ना ही डिफरेंट प्रोसेस एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता, वन सिंगल अमाउंट में कंपनी का पैसा आ जाता है। ये बेनिफिट होता है कंपनी को इनसाइडर ट्रेडिंग का। ना ही उनको प्राइसेस के हिसाब से देखना पड़ता है मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, जिस हिसाब से प्राइसेस ग्रो कर रही होती हैं उस हिसाब से मार्केट वो अपने शेयर होल्डर से या फिर जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स और भी पर्सन जो कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं उनको ही शेयर बेच के अपना पैसा इकट्ठा कर लेती है। फिर आता है डिसएडवांटेज ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। हाँ, इनसाइडर ट्रेडिंग के डिसएडवांटेज है भी, अगर मान लो पब्लिक एक्सपोजर हो जाए, गवर्नमेंट को पता लग जाए तो फाइन्स वगैरह भी लग सकते हैं, या फिर कभी कोई पर्सन का पैसा कंपनी देने में फेल हो जाए तो डिसएडवांटेज होंगे, कंपनी को केस भी लग सकता है कि आपने इनसाइडर ट्रेडिंग की थी और विदाउट इन्फॉर्मेशन की थी, तो ये नॉर्मल आपको कंपनी के फेवर में नहीं होता, तो कंपनी को जुर्माने पे करने पड़ते हैं। विशल ब्लोइंग इनसाइडर ट्रेडिंग। विशल ब्लोइंग वैसे तो ये ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा है, मीन्स हमारे टाइम में नहीं है कि पहले सीटियां बजाएंगे फिर इनसाइडर ट्रेडिंग करेंगे। पुराने टाइम में ऐसा होता था जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट्स होती थी तो विशल ब्लोइंग का काम करते थे, मीन्स उनके पास कोई विशल्स रखी होती थी, ब्लो करते थे, लोगों ने उनको लगता था कि अभी कंपनी को पैसे की जरूरत है, सब लोग जो पैसा कंपनी में लगाना चाहते हैं पैसा लगा सकते हैं। ये आज के टाइम में इंडिया में ऐसी चीजें नहीं है, गवर्नमेंट एजेंसीज इसमें कोई काम नहीं करती है। हाँ, अगर आप लोग इनसाइडर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहले मार्केट इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मीन्स मार्केट में आपका नेम एंड फेम होना चाहिए, मार्केट के बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कौन कौन पर्सन पैसे लगाने के लिए फेवर में है, तब भी आप इनसाइडर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है किस बंदे ने पैसे लगाने हैं तो आप कैसे इनसाइडर ट्रेडिंग कर लेंगे? फिर तो आपको आईपीओ ही करना पड़ेगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर करना पड़ेगा, तब जाके कंपनी में पैसे आएंगे। दूसरा, सीक्रेसी ऑफ विशल ब्लोइंग। जब भी कंपनी विशल ब्लोइंग करेगी, मीन्स उनको लगता है कि हाँ पैसा इकट्ठा करना है, ये भी सीक्रेट लेवल पे होना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पब्लिक को ही पता लग जाए भी कंपनी में भाई शेयर बिक रहे हैं, हम लोग शेयर खरीद रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अंदर ही अंदर मीन्स कंपनीज कुछ पर्सन्स को पता होना चाहिए भी कंपनी में ऐसा कोई, जैसे हम कई बार देखते हैं भी जॉब निकलती है कुछ कंपनी, स्पेशल कंपनी, जिन कंपनी में सब लोग जॉब करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग सोचते ही रह जाते हैं कि उस कंपनी में जॉब करने जाएंगे, लेकिन कंपनी अंदर ही अंदर पर्सन्स को हायर कर लेती है और जॉब खत्म भी कर देती है। तो इस तरह से सीक्रेसी लेवल भी होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आ रहा है भाई इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्होंने बोला कि ऑब्जेक्टिव क्या होंगे कंपनी का। एक तो ऑब्जेक्टिव होता है कि वायलेशन किसी प्रकार क्रिएट ना हो, इमीडिएटली कंपनी को जो पैसे की जरूरत है वो पैसा टाइम पर मिल जाए, कंपनी को जो नॉर्मल वर्क होते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क जो करने होते हैं कंपनी को वो करने ना पड़े, इसके लिए कंपनी विसल ब्लोइंग में काम करती हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ बैरियर्स भी हैं, जो रुकावटें भी हैं कि आप नहीं कर सकते हैं। ए लैक ऑफ ट्रस्ट, अगर कंपनी के इंटरनल सिस्टम में ट्रस्ट ही नहीं है, हमें पता है कि हमारे अंदर भी कोई ऐसा पर्सन बैठे हुए हैं जो एक न्यूज आएगी उसको लीकेज कर ही देंगे, तो वो कंपनी में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, रुकावटें हैं। दूसरा, बिलीफ ऑफ द मैनेजमेंट इज नॉट हेल्ड ऑन द सेम स्टैंडर्ड, उस मैनेजमेंट के ऊपर विश्वास करना जो एक सोच वाली नहीं है, तब कंपनी को रुकावटें आती हैं। अब कंपनी में मैनेजमेंट वाले पर्सन ही अपने अपनी सोच वाले हैं तो कंपनी में कभी भी कोई लेवल सीक्रेट बना ही नहीं रहेगा। फियर टू एलियन फ्रॉम दी पीयर्स, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे पीयर्स जो हमारे साथ जुड़े होते हैं उनसे ऐसा लगता है कि वो पर्सन नाम से दूर चले जाएं कि इनसाइडर ट्रेडिंग कंपनी ने कर ली, हमें बताया ही कुछ नहीं, पैसे कहाँ से इकट्ठे कर लिए। फियर और रिटेलाइजेशन, कई बार हम जिन लोगों को रिटेलाइजेशन करना चाहते हैं, अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे साथ जुड़ना ही नहीं चाहते होते, तो ये भी कंपनी के लिए डर होता है, तो कभी भी इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हो सकती। फिर आता है विजुअल मैकेनिज्म, लिस्टिंग एग्रीमेंट वर्सेस कंपनी एक्ट। विजुअल मैकेनिज्म क्या होगा, अभी हमने बहुत बार किया है, वैसे दोबारा से 2 नंबर का क्वेश्चन ही है। विजुअल मैकेनिज्म होता है कि जब कंपनी में कहीं से भी पैसे इकट्ठे करवाएं, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, चाहे वो डिवेंचर शेयर होल्डर हैं, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, सबको एक ही निगाह से देखना। मैं एग्जांपल एक सिंपल से बताऊं, वर्ड में क्लीनिंग हो जाएगा कि इसको किस तरह से हम बोल सकते हैं। कंपनी के लिए बैलेंस शीट तो सबको पता होगा। बैलेंस शीट में क्या होता है, एक साइड लायबिलिटी साइड होती है, एक साइड एसेट साइड होती है। कंपनी में लायबिलिटी में हमने मान लिया भी इक्विटी शेयर्स 10 लाख के एग्जांपल के तौर पे, प्रेफरेंस शेयर 20 लाख के, उसके बाद डिबेंचर जो है 30 लाख की, 30, 50, 60 लाख। ये तो हमारी लायबिलिटी साइड होगी जो कंपनी ने पैसा देना है। इधर कंपनी के पास जो उनकी कंपनी की फिक्स एसेट, वो कंपनी के पास 60 लाख। ये विजुअल मैकेनिज्म होता है कि कंपनी जब भी सब पर्सन को बोलेगी, पैसा तो होता ही है कि सब कंपनी ने सबको पैसा देना है, लेकिन कंपनी कभी भी किसी पर्सन के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकती। सब लोगों को एक ही विजुअल मैकेनिज्म में देखेगी। अगर कंपनी ने सबसे पहले पैसा देना, किस पर्सन को पैसा देगी, डिवेंचर होल्डर को पैसा देगी, फिर प्रेफरेंस को। लेकिन इन सबके लिए कंपनी ने एक सिक्योरिटी बना के रखी हुई है 60 लाख रुपए की। कभी भी कंपनी अपनी जो एसेट्स हैं उनको खत्म नहीं करेगी। जब भी इन लोगों को पैसा देना है तो कंपनी सिर्फ ये बोल के रखेगी कि बाय द वे कंपनी कभी लिक्विडेट होने जाएगी, भाई आप टेंशन मत लीजिए। सबके लिए विजुअल मैकेनिज्म हमारे पास 60 लाख रुपए पड़ा है। 30 लाख इन लोगों को सिक्योरिटी कितने की है, 60 लाख रुपए की। इसका 20 लाख देना है, इसको सिक्योरिटी बोलेगी आपको 60 सिक्योरिटी कितने की है, 60 लाख की। पैसा कहीं पे भी कम नहीं होगा, हमारे पास पैसे हैं। इन लोगों जो ओनर्स हैं इनकी भी सिक्योरिटी 60 लाख की ही होती है। तो विजुअल मैकेनिज्म है सबके लिए। लेकिन कभी कंपनी जब भी पैसा देगी तो ऐसा नहीं होता कि फिक्स एसेट को बेच देगी और पैसा दे देगी इनको। कंपनी अपने कैपिटल रिजर्व जो उन्होंने बनाए होंगे या प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व जो बनाए होंगे उनसे, या फिर नए शेयर इशू करके वो पैसे यूज कर सकती है कंपनी किसी भी बंदों के पैसे देने में। तो ये विजुअल मैकेनिज्म चलता है एज पर दी कंपनी एक्ट। कोई भी पर्सन के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। सिक्योरिटीज ऑलवेज विजिबल रहती हैं सभी पर्सन के लिए, कि किसी पर्सन को ऐसा ना लगे कि हमारा पैसा डूब जाएगा। कंपनी में ऐसा ऑलवेज दिखाया जाता है। बहुत सिंपल तरीके से पॉइंट क्लियर हो गया, क्योंकि जो शेयर होल्डर होता है वो बीच में बिठा दिया जाता है। कंपनीज का काम तो चारों तरफ से चल रहा होता है, तो उनको विजुअल मैकेनिज्म दिखाते हैं कि हम लोग आपके साथ न्याय ही रख रहे हैं, कि आपको कभी ऐसा ना लगे कि हमारे पास कैश नहीं है या बैंक बैलेंस नहीं है, हमारे पास फिक्स एसेट पड़ी है। जब इसको बेचेंगे तो प्रेफरेंस बेस पे पहले आपको पैसा, फिर आपको पैसा मिल जाएगा। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल वर्ड में विजुअल मैकेनिज्म। एक क्वेश्चन आपके पास पेज नंबर 235 पे है, मेंबर कौन होते हैं, उसके बाद राइट ऑफ ए मेंबर कौन होंगे, जिसने कंपनी में शेयर खरीदे हैं वो कंपनी के ऑटो मोड पे मेंबर बन जाते हैं। शेयर होल्डर ही कंपनी के मेंबर माने जाते हैं। उनके राइट्स क्या क्या होंगे, सबसे पहले इंडिविजुअल राइट्स, कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक करना, उनमें ट्रांसपेरेंसी लेवल लेके आना, उसकी इन्फॉर्मेशन लेना, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को कहीं पर भी चेक करना, ये सारे राइट्स होते हैं मेंबर के पास। कोई भी मेंबर जब मर्जी चाहे जब मर्जी इन्फॉर्मेशन
किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन ले सकता है। कंपनी के जो चार्जेस लगे हुए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन लेना, कंपनी ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बनाया है उसको इंस्पेक्ट करना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को इंस्पेक्ट करना, ये सारे राइट्स किसी भी इंडिविजुअल मेंबर के पास होते हैं। उसके बाद आते हैं वोटिंग राइट ऑफ मेंबर्स। जितने भी कंपनी में शेयर होल्डर बनते हैं, डिफरेंट पर द क्लास एज पर द क्लास ऑफ द शेयर होल्डर राइट्स। जो मेंबर इक्विटी शेयर होल्डर वाले होते हैं उनको वोटिंग राइट मिल जाते हैं, प्रेफरेंस वालों को भी मिल जाते हैं। अगर आपके शेयर जो है पार्टिसिपेट वाले होंगे तो वो राइट्स ऑफ वोटिंग मिल जाएंगी। शेयर होल्डर प्री इम्पैक्टिव राइट्स, अगर अपने शेयर्स को किसी दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफर करने हैं तो ये राइट्स भी आपके शेयर मेंबर्स को मिल जाएंगे। वेरिएशन ऑफ मेंबर्स राइट्स, अगर मेंबर्स के राइट्स में वेरिएशंस करवाना हो तो एनुअल जनरल मीटिंग में वोटिंग करके उसको भी वेरिएशंस करवा सकते हैं कि हम लोग मीटिंग में बैठेंगे। एक्स्ट्रा डिविडेंड लेना हो, डिविडेंड का रेट डिसाइड करना हो, इंटरेस्ट का रेट डिसाइड करना हो, ये भी राइट शेयर होल्डर के ही होते हैं। राइट्स ऑफ डिसेंटिंग मेंबर्स, अगर कंपनी में कोई ऐसा हमें लगता है कि मेंबर्स जिनको कैंसिल करना है तो ये राइट्स भी मेंबर्स के पास ही होते हैं। किसी शेयर होल्डर के शेयर को आपको खत्म करना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि किसी और पर्सन को बुलाया जाएगा, डायरेक्टर मीटिंग बुलाएगा, सभी शेयर होल्डर की सहमति होगी तो शेयर होल्डर के राइट्स भी खत्म, सॉरी मेंबरशिप भी खत्म की जा सकती है। लेबिलिटीज ऑफ मेंबर, जो भी लेबिलिटीज होंगी मेंबर की लेबिलिटी किस तरह से लिखी जाएंगी, जितने के भी शेयर उन्होंने खरीदे हुए हैं सिर्फ वही लेबिलिटी होती है कि उतना पैसा कंपनी को देना होता है। अदरवाइज कोई और लेबिलिटी शेयर होल्डर की नहीं होती है कि उन्होंने कंपनी को जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तब देंगे। अगर वो लिमिटेड लेबिलिटी वाले हैं तो जितना पैसा बोला गया सिर्फ उतने पैसे देगी, कंपनी का काम खत्म कर दिया।